बच्चों लिख के बताना, आवाज आ रही है तो। वालेकुम अस्सलाम। आ रही है, ठीक है चलो। बस 2-4 मिनट में शुरू करते हैं, बच्चे भी जुड़ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम बच्चों सबको। कल वाला डीपीटी बनाया? लिख के बताओ बच्चों, डीपीटी बनाया कल वाला? बच्चा पूछ रहा खैरियत से हैं सर? बिल्कुल टनाटन हूँ भाई अफजल साहब। सर क्वेश्चन नंबर 3। कल की डीपीटी तो बहुत ही आसान थी। 11 सेंटेंस। ठीक है बच्चों, कल की डीपीटी देख लेते हैं। सब लोग डीपीटी खोल लो, मैं डिस्कस कर लेता हूँ 2 मिनट में। चलो, पहला क्वेश्चन था इनमें से कौन सा बैलेंस्ड है। तो अब ये तो देख के तुम बहुत आसानी से पहचान सकते हो, एटम बराबर हैं तो बैलेंस्ड है, एटम बराबर नहीं है तो बैलेंस नहीं है। दूसरा क्वेश्चन था इन दी बैलेंस्ड इक्वेशन, ABCD वाला कल कराया था मैंने एक क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट पे कराया था, और लेड नाइट्रेट वाला भी नीचे दिया हुआ है। ये दोनों उम्मीद करूंगा सॉल्व कर लोगे। एक बच्चे ने कहा है थर्ड क्वेश्चन। बेटा थर्ड क्वेश्चन का क्लास में ही हुआ था, कल यही क्वेश्चन तो कराया था लेड नाइट्रेट वाला। एक बच्चा पूछ रहा सर डीपीटी कहाँ पे मिलती है, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलती है बच्चों। चौथा क्वेश्चन था एनी सब्सटेंस दैट रिलीजेस हाइड्रोजन आयन, तो एसिड है। पांचवा क्वेश्चन था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब बताया था आपको, इनऑर्गेनिक एसिड है। सब कल के पढ़ाए हुए में से ही है। द एक्शन ऑफ एसिड विद वाटर, ये भी बताया था कि एसिड जब भी पानी में मिलता है तो वो एक्सोथर्मिक होता है। द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, ये एसिटिक एसिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड, तो मिनरल एसिड में मैंने आपको सल्फ्यूरिक भी बताया था, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक तीनों बताया था, और सिट्रिक हमारा ऑर्गेनिक एसिड में था। इनमें से कौन सा बेस नहीं है, तो शुरुआत के तीनों बेस हैं और लास्ट वाला अल्कोहल है, अल्कोहल बेस नहीं है। और मैच द कॉलम, तो वो आप कर सकते हो यहाँ पर कि लैक्टिक एसिड कर्ड में, एसिटिक एसिड विनेगर, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर, सिट्रिक एसिड नींबू। ठीक है, सबका सही आ रहा है। तो आप किसी को दिक्कत तो नहीं डीपीटी में? और डीपीटी में जिसने क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था, बेटा कल वही सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था। ठीक है, आगे चलें। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे, लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो एसिड बेस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, कि एसिड के एग्जांपल्स पढ़ रहे थे कि एसिड कौन कौन सी तरह के होते हैं। जिसमें मैंने बताया था कि एसिड में अरीनियस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कभी भी एसिड को तब एसिड कहेंगे जब वो हाइड्रोजन आयंस निकाले पानी में घुलने के बाद, और बेस OH माइनस निकालता है पानी में घुलने के बाद। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग मतलब वो जो ज्यादा से ज्यादा आयन प्रोड्यूस करे, और वीक मतलब वो जो ज्यादा आयंस प्रोड्यूस ना करे, जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो।
स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आपको एग्जांपल दिया था इनऑर्गेनिक एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, सिवाय एक दो को छोड़ के, जैसे फॉस्फोरिक एसिड को छोड़ के, कार्बोनिक एसिड को छोड़ के, और सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस का एग्जांपल दिया था मैंने कि फर्स्ट ग्रुप वाले स्ट्रॉन्ग में आते हैं, सेकंड ग्रुप वाले माइल्ड में आते हैं, और बाकी सब आपके नॉर्मली वीक में आते हैं। क्लियर है यहां तक सबको? लिख के आओ बच्चों, क्लियर है? आगे चलें। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं एसिड की रिएक्शन। एसिड की रिएक्शन, जिनमें से ज्यादातर रिएक्शन मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा दी थी। अगर आपको पिछला चैप्टर याद हो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो मैंने वहां पर कुछ रिएक्शंस को करा दी थी। तो हम लोग एसिड की रिएक्शन देखेंगे। एसिड की रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबसे फर्स्ट रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मींस एसिड प्लस बेस की रिएक्शन, जिसमें बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, जो कि मैंने एग्जांपल बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। एसिड प्लस बेस मिलके बना सॉल्ट प्लस वाटर, और ये एग्जांपल था न्यूट्रलाइजेशन किसका? डबल डिस्प्लेसमेंट का। और साथ में ये भी बताया था हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है, मतलब हीट निकलती ही निकलती है। ठीक है, तो मुझे इसका एग्जांपल दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में क्वेश्चंस करा दिए थे इसको। क्लियर है सबको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद दूसरी रिएक्शन एसिड प्लस मेटल। ये भी मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो जो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा एसिड के अंदर से और बना लेता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बताई थी रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में बेटा? ये देखो सारी रिएक्शन वही सब रिपीट हो रही है जो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे थे रिएक्टिविटी सीरीज में, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे थे, और डिस्प्लेस ना करने की वजह से फिर रिएक्शन नहीं हो रही। और ये भी मैंने बताया था कि ये एसिड लेते हैं नॉर्मली हम लोग डाइल्यूट एसिड लेते हैं, ना कि कंसंट्रेटेड एसिड लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी एग्जांपल मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पूरी रिएक्शंस करा दी थी, कंप्लीट करने को भी दिया था। हाँ, इसमें से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था जो आयरन का था कि आयरन अगर H2SO4 से रिएक्शन करे या HCl से करे, एसिड से करे, तो आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस तो कर देता है, लेकिन आयरन की कौन सी वैलेंसी वाला सॉल्ट बनेगा, ये इंपॉर्टेंट था। तो आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी कभी एसिड के साथ आयरन रिएक्शन करे, जब भी कभी, ये रूल है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रूल आता है कि आयरन जब भी कभी एसिड से रिएक्शन करेगा तो वो सेकंड वैलेंसी वाला बनाएगा, थर्ड वैलेंसी वाला नहीं, सेकंड वैलेंसी वाला। और सेकंड वैलेंसी वाला अगर मैं बोलूं फॉर्मूला, तो फेरस सल्फेट होता है, और इधर से अगर लें तो फेरस क्लोराइड होता है। फेरिक नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना, थर्ड वैलेंसी वाला नहीं बनेगा, सिर्फ सेकंड वैलेंसी वाला बनेगा। ठीक है, ज्यादातर बच्चे बिल्कुल सही लिख रहे हैं। तो ये दोनों रिएक्शन तो हमारी फर्स्ट चैप्टर में ही थी, तो इसको बस मैंने एग्जांपल करके लिख दिया है, रिएक्शन में पूरी लिखने की जरूरत नहीं। तो एसिड की दो रिएक्शन तो यही हो गई। तीसरा एसिड की रिएक्शन, तो तीसरी एसिड की रिएक्शन हम ये कह सकते हैं एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। समझो क्या है मेटल ऑक्साइड, याद करो क्या था। अभी कल के एग्जांपल में मैंने बताया था कि कुछ बेस, हाइड्रोक्साइड भी बेस होते हैं, ऑक्साइड भी बेस होते हैं, कार्बोनेट भी बेस होते हैं, और बाइकार्बोनेट भी बेस होते हैं। मैंने 4 लिखवाए थे। तो अगर ऑक्साइड बेस है मेटल का, तो मैं कह सकता हूं कि ये बेस है और ये एसिड है, और एसिड और बेस जब भी मिलता है तो आपको पता है क्या बनता है, सॉल्ट
एसिड बेस जब भी मिलेगा तो सॉल्ट बनेगा और साथ साथ क्या बनेगा, पानी। तो क्या यही रिएक्शन हो सकती है? एग्जाम्पल लेके बताएंगे। कोई एक एग्जाम्पल लो, मैं एसिड का एग्जाम्पल लेता हूं HCl, और एक मेटल ऑक्साइड ले लेता हूं सोडियम ऑक्साइड, ठीक। या कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक एसिड ले लेता हूं सल्फ्यूरिक एसिड, और इधर ले लेता हूं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कंप्लीट करके देखते हैं कैसे बनता है। तो कंप्लीट करने के लिए हमें पहले सॉल्ट बनाना। सॉल्ट इससे बनेगा, देखो NaCl, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। हमें कैसे मालूम चला कि कैल्शियम सल्फेट के साथ ही मिलेगा? क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ। और आपको मालूम है कैल्शियम प्लस है, सल्फेट माइनस है, इसीलिए कैल्शियम सल्फेट के साथ किया। सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, तो सोडियम क्लोराइड के साथ किया। और H और O मिलके यहां से H2O, H2O और O मिलके OH2O। तो आंसर हो जाएगा NaCl प्लस H2O, और यहां से हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O। बोलो बच्चों, क्लियर है ये रिएक्शन? सर क्या ये एक्सोथर्मिक है, जोहेर आलम? हाँ, ज्यादातर एसिड जब रिएक्शन करता है ना, ज्यादातर एसिड, चाहे वो एसिड पानी के साथ करे, चाहे वो एसिड बेस के साथ करे, चाहे वो एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ करे, नॉर्मली एसिड्स की रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कहेंगे कि हर एक एक्सोथर्मिक होगी, कि दुनिया की सारी एसिड वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ऐसा भी नहीं कहते। बट तुम्हारी क्लास में ज्यादातर एसिड वाले सबके सब एक्सोथर्मिक। अच्छा, एक बच्ची ने पिछले क्लास में मुझसे क्वेश्चन पूछा था, और बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था उसने। अगर वो लड़की प्रेजेंट है तो देख लो। उसने क्वेश्चन पूछा था कि वेजिटेबल मैटर का कंपोस्ट में चेंज होना, वेजिटेबल मैटर का कंपोस्ट में चेंज होना हमारा एंडोथर्मिक है। तो मैंने उसको बोला भी था कि मैं बायो नहीं पढ़ा रहा यहाँ पर, लेकिन मैंने भी देखा था, उसने बच्ची ने लिखा भी था कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो मैंने भी एनसीईआरटी खोली तो इत्तेफाक से उसमें लिखा हुआ था, वो लाइन लिखी थी कि वेजिटेबल मैटर का कंपोस्ट में चेंज हो जाना इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, मैंने ये रिएक्शन कभी पढ़ी नहीं कि सब्जी कैसे कंपोस्ट में चेंज होती है, तो इसलिए मैं जानता नहीं था, और मुझे लगा एनसीईआरटी में नहीं है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ा था तो कभी दिखा नहीं था। बट वो लाइन थी, तो मैं माफी चाहूंगा उस बच्चे से कि मैंने उसको ऐसे बोल दिया। मुझे भी सीखने को मिल गया, कहते हैं ना टीचर भी स्टूडेंट से कुछ ना कुछ सीखता। तो मैंने भी आपसे एक पॉइंट सीख लिया, बहुत अच्छा पॉइंट था कि अब अगली बार कभी कोई वेजिटेबल मैटर कंपोस्ट को बोलेगा तो मुझे एटलीस्ट पता हो। मुझे पता नहीं था पहले कभी भी ये पॉइंट। हाँ, लेकिन दूसरा बच्चा जो पूछ रहा था वो खाना पचाना ये सब, तो भाई वो सब हम लोग केमिस्ट्री में नहीं है, तो इसलिए मैं उसके बारे में जानकारी नहीं रखता, तो आपको बता नहीं सकता। एक, अब वो बच्ची आई है कि नहीं मुझे नहीं पता जिसने वो पूछा था। हाँ, एक बच्चे ने पूछा मुझसे कि वो सर एंट्रेंस में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, टमाटर वाला 2019 में आया था। तो मैंने उस मजाक में कल बोला था कि क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि फला एसिड टमाटर में प्रेजेंट है कि इमली में प्रेजेंट है। हाँ, लेकिन ये जरूर आ सकता है कि जैसे टमाटर में कौन सी एसिड है, ना कि 4 सब्जी के नाम देंगे, मैंने ये बोला। तो आपने उसकी भी बाल की खाल निकालते हुए, नहीं सर ये क्वेश्चन 2019 में आया था, सर देखो ये वाला था। इतना समझो यार मजाक को। ठीक है, बता देना उसे बेटा। तो हाँ, एक बच्चे ने फिर पूछा था सर पीएच बता दो। तो बेटा सीक्वेंस वाइज चलना है, पीएच आएगा, अभी घबराओ मत, पीएच भी पढ़ाएंगे पूरा। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही एसिड बेस में सब पढ़ा देते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड मिलके बना सॉल्ट प्लस H2O। तो ये वाली रिएक्शन आपको कंप्लीट करना आ गई। और ये भी रिएक्शन जब एसिड प्लस बेस है तो न्यूट्रलाइजेशन है, और न्यूट्रलाइजेशन है तो आपको मालूम है यहां पर ये एक्सोथर्मिक तो होगी होगी, ठीक है। इनके अलावा चौथी रिएक्शन, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, ये भी पिछले चैप्टर में बताया था। अगर ध्यान दो तो मेटल कार्बोनेट बेस है और ये एसिड है। अभी एग्जाम्पल पीछे लिखवाया था, बेस का एग्जाम्पल है मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल कार्बोनेट जब बेस है, एसिड एसिड है, तो एसिड बेस मिलके फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। और अगर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो हमें पता है वही बनने वाला सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ साथ पानी। लेकिन यहां पर रिएक्शन थोड़ा अलग तरीके से होती है। यहां पर रिएक्शन में
सॉल्ट बनता है और साथ में कार्बोनिक एसिड बनता है, पानी नहीं बन करके कार्बोनिक एसिड बनता है। अब ये कार्बोनिक एसिड, क्योंकि आपको मालूम है एसिड बेस रिएक्शन हमेशा कैसी होती है, हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, तो इस दौरान हीट निकलती ही निकलती है, और उस हीट निकलने की वजह से ये कार्बोनिक एसिड टूट जाता है H2O में और CO2 में। जब भी कभी कार्बोनिक एसिड को हीट मिलेगा तो वो हमेशा H2O और CO2 में टूटता है, ठीक है। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, मैं रिएक्शन करके बताता हूं एक एग्जांपल से। जैसे कोई एसिड ले लो HCl, मेटल ले लो, चलो कैल्शियम ले लिया, कार्बोनेट ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। अब इसका रिएक्शन करते हैं, तो आपको ऐसे चेक करना है, कैल्शियम कार्बोनेट इज मेटल, HCl इज एसिड, तो एसिड बेस रिएक्शन है तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी तो अकॉर्डिंग टू रूल प्लस वाला माइनस के साथ, देखो हाइड्रोजन जाएगा कार्बोनेट के साथ, क्योंकि कार्बोनेट माइनस है, वो अलग बात है, -2 होता है। कैल्शियम प्लस में है, क्लोरीन माइनस में है, तो कैल्शियम जाएगा क्लोरीन के साथ, तो बनेगा फॉर्मूले के हिसाब से कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन और कार्बोनेट मिलके कार्बोनिक एसिड। और क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो कार्बोनिक एसिड उसी वक्त टूट जाएगा किसमें, CO2 प्लस H2O में, तो ये कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट हो चुका होगा H2O प्लस CO2 में। तो इससे एक पॉइंट बहुत क्लियर समझ में आया कि हमने जो डिफिनेशन पढ़ी है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा सॉल्ट प्लस पानी बनता है, जरूरी नहीं है, सॉल्ट प्लस पानी प्लस CO2 भी बन सकता है। अगर आप कार्बोनेट बाइकार्बोनेट लोगे तो CO2 भी बन सकता है, ठीक है। बिल्कुल बच्चों ने सही आंसर लिखा है। सर पीएच के न्यूमेरिकल एंट्रेंस में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, पीएच के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उसे हाई लेवल पे चलेंगे। केमिस्ट्री में ज्यादातर आपको एनसीईआरटी लेवल पे चलना है, बट पीएच वाले पॉइंट पर आपको थोड़ा सा ऊपर लेवल ले आना, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, ठीक है। जल्दी से लिखो रिएक्शन को, मैं एक और एक दो रिएक्शन देता हूं। चलो H2SO4 ले लेते हैं, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। बोलो क्या बनेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलकर के कार्बोनिक एसिड, और कैल्शियम सल्फेट मिलकर के कैल्शियम सल्फेट, और कार्बोनिक एसिड टूट जाएगा H2O प्लस CO2। तो प्रोडक्ट में कार्बोनिक एसिड नहीं लिखेंगे, प्रोडक्ट में फिर लिखेंगे सॉल्ट, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O प्लस आपका CO2, तीनों आएगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, एसिड की रिएक्शन क्लियर है सबको, और सब एक्सोथर्मिक के एग्जांपल है क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चल रहा है, एसिड बेस है तो न्यूट्रलाइजेशन तो होगा। इस वाले क्वेश्चन पे आया था, कैल्शियम कार्बोनेट वाले क्वेश्चन पे, ये भी एमयू एंट्रेंस में ही शायद क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप लोग देख लेना। अंडे पे आया था एग्जांपल कि एक अंडा है, एग, इस एग को HCl में रखा गया, तो आपको पता होना चाहिए कि अंडे का छिलका जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, अंडे का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट, तो अंडे को जब रखा गया HCl के अंदर तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करेगा HCl से, और कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्शन करेगा तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, और ये रिएक्शन होगी तो बताओ क्या क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, साथ में कार्बोनिक एसिड से बना H2O और CO2। और एमयू एंट्रेंस ने पूछा था कौन सी गैस रिलीज होगी, तो गैस इनमें से कौन सी है, कैल्शियम क्लोराइड गैस नहीं है, H2O गैस नहीं है, CO2, तो रिलीज जो होगा वो कौन सी गैस होगी अंडे वाले एग्जाम्पल में, CO2। हाँ बच्चे लिख रहे हैं कि बुक में था, बिल्कुल बुक में तो होगा ही, हर बुक में तकरीबन एग्जाम्पल। सबको क्लियर है ये एग्जाम्पल, एसिड की रिएक्शन क्लियर है, आगे चलें। तो अब एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट पढ़ा है, तो अब इसी तरह से एसिड प्लस मेटल बाई कार्बोनेट पढ़ेंगे, सेम रिएक्शन, कोई वो फर्क नहीं है, मेटल कार्बोनेट के साथ भी वही रिएक्शन है, मेटल बाई कार्बोनेट के साथ भी वही रिएक्शन है, क्योंकि दोनों के अंदर आयंस मिलते जुलते हैं तो उनसे बनने वाला कंपाउंड भी सेम होता है, इसीलिए रिएक्शन सेम होती है। जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं मिटा रहा हूं इसे।
अब लिखेंगे हम एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट। एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी सेम कहानी, वही सॉल्ट, वही H2O, वही CO2। जो मेटल कार्बोनेट के साथ कहानी थी, सेम कहानी मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। अब यहां पर भी H2O CO2 बना है, मतलब यहां पर भी पहले कार्बोनिक एसिड बना था और वो डिकम्पोज हो गया था किसके अंदर, H2O और CO2 में। बाइकार्बोनेट क्योंकि एक बेस है और ये एक एसिड है, तो इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। भले ही इसमें सिर्फ सॉल्ट और पानी ना बन करके सॉल्ट प्लस पानी प्लस CO2 बन रहा है, बट फिर भी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो कभी ये मत सोचना कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सिर्फ सॉल्ट और पानी बनता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट CO2 भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही लिख रहे हैं। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, कोई एग्जाम्पल लो फिर से। HCl, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लूं, इसी को आगे पढ़ोगे हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, रिएक्शन कैसे करनी है, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रूल है प्लस वाला माइनस के साथ, प्लस वाला माइनस के साथ। तो बोलो H और HCO3, H और HCO3 मिलके H2CO3, और इधर से Na और Cl मिलके NaCl, तो NaCl प्लस H2CO3। और क्योंकि H2CO3 डिकम्पोज कर जाता है H2O और CO2 के अंदर, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तीन प्रोडक्ट होंगे, H2CO3 को प्रोडक्ट में नहीं लिखेंगे, वो अंडरस्टूड होता है कि H2CO3 बना होगा तभी H2CO2 बना होगा। ठीक है, बिल्कुल ज्यादातर बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। तो ये मेटल बाइकार्बोनेट का एग्जांपल, चाहे मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल हो, दोनों में आंसर बिल्कुल क्या आ रहा है हमारा, सेम आ रहा है। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट दोनों का आंसर बिल्कुल सेम। आगे चलते हैं। एक रिएक्शन, ये कार्बन कंपाउंड में रिएक्शन पढ़ोगे, ये वाली, ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में रिएक्शन दी हुई है, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता दूं, ये एसिड है, CH3COOH CH3COOH, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। अब जब ये एसिड है, ये बेस है, देखो ये कार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट है, रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है इस बार प्लस माइनस कैसे चुने, तो देखो गौर से, ये जो CH3COO है ना, ये माइनस है और ये प्लस है। इस बार उल्टा कैसे हो गया, पहले माइनस बाद में प्लस, क्योंकि ये बताया था मैंने ये कार्बन कंपाउंड्स वाले हैं, और कार्बन कंपाउंड में पहले माइनस होता है और बाद में प्लस, तो ये पहले माइनस है बाद में प्लस है। इनमें से आपको मालूम है प्लस है, इधर माइनस है, ऐसे ही बताओ, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। और कार्बन कंपाउंड का सॉल्ट जब भी लिखते हैं तो माइनस पहले लिखा जाएगा, प्लस बाद में लिखा जाएगा। तो उस बेसिस पे बताओ मुझे, प्लस वाला माइनस के साथ, ये प्लस वाला माइनस के साथ, H और CO3, H2CO3 जो कि बाद में बन जाएगा CO2 प्लस H2O, और सोडियम क्योंकि CH3COO के साथ गया, तो मैंने फॉर्मूला बनाना सिखाया था एसीटेट का, जिसमें माइनस वाला पहले, CH3COO माइनस पहले, Na बाद में, तो CH3COO Na और प्लस ये। सेम कहानी यहां भी, क्योंकि ये सेम चीज है तो कहानी यहां भी वही होने वाली है, फिर से वही बनने वाला है, CH3COO Na और प्लस CO2 प्लस H2। तो दोनों के अंदर गौर से देखो प्रोडक्ट सेम है, जबकि मैंने एक बार लिया सोडियम कार्बोनेट, एक बार लिया बेकिंग सोडा, बट प्रोडक्ट दोनों का बिल्कुल सेम है। बेटा मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा कोई 17 जुलाई 15 जुलाई, भाई मैं नहीं जानता हूं। ठीक है, बाकी सब लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो ये वाली रिएक्शन क्लियर हुई सबको, एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बन कंपाउंड की, और ये भी शायद कभी एक बार एंट्रेंस में आया था, शायद इनमें से कोई एक रिएक्शन। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये जो बाइकार्बोनेट है ना, बाइकार्बोनेट से जब CO2 निकलता है ना,
तो वो बहुत तेजी से निकलता है, उस सॉल्यूशन के अंदर से बहुत तेजी से झाग निकालता हुआ निकलता है, तो कहते हैं एफरवेंसेस आते हैं, बहुत स्पीड से निकलना CO2 का। एवोल्यूशन तो CO2 का दोनों केस में हो रहा है, लेकिन स्पीड में जो होगा वो बाइकार्बोनेट के साथ देखा जाता है, रिएक्शन फास्ट होती है। तो इसीलिए पूछा जाता है कि इनमें से किन में एफरवेंसेस आएंगे, तो एफरवेंसेस जो आते हैं वो इसमें आते हैं, वो हम लोग कार्बोनेट कंपाउंड में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो उसे। क्लियर सबको ये रिएक्शन? तो हमारी एसिड की रिएक्शन हो गई। उसके अलावा एसिड के कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे एसिड टेस्ट में खट्टा होता है, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इस पॉइंट का क्या मतलब है? एसिड का सॉल्यूशन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, इसका क्या मतलब? कि जब एसिड को पानी में मिलाते हैं तो वो जो एसिड सॉल्यूशन होता है वो कंडक्ट करता है एसिड करंट, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, करंट पास होने देता है। तो यहां पर रीजन है क्यों पास होने देता है। जैसे H+ HCl पानी में घोला तो H+Cl- में बदल जाएगा, और H+Cl- में बदल गया मतलब आयंस में बदल गया, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन, आयंस की होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। अगर चार्ज नहीं होता, आयंस नहीं होते, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसकी वजह से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, आयंस की वजह से। क्लियर? ठीक, सही बच्चे ने जवाब दिया है। तो आयंस की वजह से। इसके अलावा एक दो पॉइंट और, जैसे आपने पढ़ा होगा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है कौन? एसिड। वो हम लोग इंडिकेटर के अंदर पढ़ेंगे, तो यहां पर मैं लिखना चाहूँ तो लिख देता हूं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है एसिड। उसके अलावा एसिड करोसिव इन नेचर होता है। करोसिव इन नेचर का मतलब जंग लगाने की इसकी खासियत होती है, कि जब किसी मेटल पे एसिड पड़ जाएगा तो चांसेस हैं कि उस मेटल पे जंग लग सकता है, करोसिव इन नेचर होता है। लेकिन ये नहीं कहेंगे 100%, बट चांसेस हैं कि एसिड जब मेटल के साथ कांटेक्ट में रखा जाए तो रिएक्शन करा के वहां पे जंग लगा सकता है। अच्छा, जंग का मतलब सिर्फ आयरन नहीं होता है, आयरन के अलावा भी बहुत सारे मेटल है जहां जंग लग सकता है। क्लियर है बच्चों सबको? योमन तंबोली कह रहा है स्प्राइट क्लियर है। ठीक है, तो मैं भी सीधी बात नो बकवास करते हुए टॉपिक चलता हूं, बेस। तो अब अगला टॉपिक लिखो, बेस। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगला टॉपिक चलते हैं, बेस। बेस की रिएक्शन चलते हैं। अब सुनो बेस की रिएक्शन। बेस की रिएक्शन देखो कैसे होती है। तो सेम जैसे एसिड की रिएक्शन कराई थी, वैसे ही रिएक्शन हमें बेस की करानी है। जैसे हमने वहां पढ़ा था बेस की रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ, तो यहां पढ़ेंगे बेस की रिएक्शन एसिड के साथ। तो बात तो वही हो गई, एसिड बेस को चाहे बेस एसिड को। तो पहली रिएक्शन तो वही है, बेस प्लस एसिड, सेम वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बताने की जरूरत नहीं, पिछला वाला ही है। ठीक, दूसरी रिएक्शन वहां हमने पढ़ा था मेटल प्लस एसिड, जिसमें हमने पढ़ा था मेटल डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को, वो भी खास करके वो मेटल जो हाइड्रोजन के ऊपर है, और जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाते थे। और मेटल प्लस एसिड की इक्वेशन तभी वैलिड है जब वो एसिड डाइल्यूट हो, कंसंट्रेटेड वाले में नहीं, याद रखना। कंसंट्रेटेड में थोड़ी सी कहानी बिगड़ जाती है। जैसे क्लास 10th में हमें पढ़ा जाता है कि कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड में, कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे, बट वो डाइल्यूट से नहीं करता,
कंसंट्रेटेड से करता है रिएक्शन, 11-12 में पढ़ोगे रिएक्शन करता है, बट कंसंट्रेटेड से, डाइल्यूट से नहीं। वो जो कहानी चल रहा है हम लोग एसिड की, वो डाइल्यूट वाली चल रही है। तो इसी तरह से बेस की भी लेके चलेंगे कि जैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है, वैसी बेस भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है। जैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है, वैसे ही बेस भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, मगर फर्क है थोड़ा सा। फर्क क्या है? यहां पर हर मेटल रिएक्शन नहीं कर पाता, कुछ ही मेटल्स हैं जो कि रिएक्शन कर पाते हैं बेस के साथ। ठीक है, असल में बेस के साथ रिएक्शन करने की एक शर्त होती है। बेस उन्हीं मेटल से रिएक्शन करता है जहां पर कंपाउंड जो बने, सॉल्ट जो बने, वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है, हर कंपाउंड स्टेबल जरूरी नहीं है कि हो, तो जब बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी के चांसेस होते हैं कंपाउंड के, तभी वो रिएक्शन होती है, वरना नहीं होती। जैसे आपके कोर्स में 2 रिएक्शन दी गई है, कौन कौन सी मैं बताता हूं। सोडियम मेटल, सॉरी एल्युमिनियम मेटल और जिंक मेटल। एल्युमिनियम और जिंक मेटल, इन 2 के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखने में कितना आसान लग रहा है कि बेस प्लस मेटल मिलके बना सॉल्ट प्लस आपका हाइड्रोजन, लेकिन ये इस तरह से हाइड्रोजन नहीं बनता, सॉल्ट ऐसे नहीं बनता। आपको यहां पे थोड़ा याद करना पड़ेगा। एक याद है, मैंने आपको कैटायन एनायन में पढ़ाया था, एल्यूमिनेट आयंस और जिंकेट आयन। एल्यूमिनेट और जिंकेट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होता है AlO2 माइनस और जिंकेट का फॉर्मूला होता है ZnO2 माइनस। बताया था बच्चों। एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक बेटा एल्युमिनियम नहीं है, मैंने एल्युमिनियम लिखा है ना। एम्फोटेरिक एल्युमिनियम ऑक्साइड है। जब इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो वो एम्फोटेरिक है, यहां पर नहीं। ये मैंने एल्युमिनियम ऑक्साइड नहीं लिखा, सिर्फ लिखा एल्युमिनियम। ठीक है, तो एल्युमिनियम प्लस NaOH, जिंक प्लस NaOH। अब रिएक्शन सुनो कैसे होनी है। ये एल्युमिनियम, ये सोडियम और ऑक्सीजन मिल करके यहां से एल्यूमिनेट आयन बनाता है। कौन सा आयन बनाएगा? एल्यूमिनेट। कैसे बनाता है ये तुम्हारी क्लास में नहीं है, एल्यूमिनेट आयन बनता है। और एल्यूमिनेट आयन बनने के साथ साथ सोडियम भी मौजूद है, तो सोडियम और एल्यूमिनेट आयन मिल करके एक सॉल्ट बना देते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। और ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होती है, इस रिएक्शन को 2-3 स्टेप में बनना पड़ता है, क्योंकि एल्यूमिनेट आयन पहले बनता है, फिर उस एल्यूमिनेट आयन की रिएक्शन होती है सोडियम से, देन सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। बट आपकी क्लास में डायरेक्ट लिखा हुआ, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट की वैलेंसी 1, सोडियम की वैलेंसी 1, मिलके बना NaAlO2 और साथ में गैस निकली हाइड्रोजन। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक जब मिलता है तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती, पहले स्टेप होता है जिंकेट आयन बनने का, एंड देन जिंकेट आयन रिएक्शन करेगा एल्युमिनियम के साथ, और वो रिएक्शन कर सोडियम के साथ, तो बनेगा सोडियम जिंकेट। क्योंकि ZnO2 की 2 वैलेंसी है, इसीलिए Na2 आया, प्लस हाइड्रोजन गैस। अब कोई बच्चा ये पूछेगा सर हमें कैसे मालूम कि जिंकेट आयन बना कि एल्यूमिनेट आयन बना, तो बेटा ये आपको याद रखनी है आपके क्लास में, क्योंकि बेस की इत्तेफाक से मेटल के साथ रिएक्शन ज्यादा नहीं है, 11-12 में भी ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए आपको ये याद रखना पड़ता है कि यहाँ एल्यूमिनेट बनेगा, यहाँ जिंकेट बनेगा। ठीक है, आंसर ज्यादातर बच्चों को बिल्कुल सही। तो क्या ये बेस प्लस मेटल की रिएक्शन समझ में आई? तो हर बेस को हर मेटल के साथ रिएक्शन मत करा देना, सिर्फ आपको 2 याद रखने ये वाले, एल्युमिनियम के साथ, जिंक के साथ। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा हो जाएगा बेस के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड। बेस के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट। बेस तो बेस है, जैसे हमने वहां पढ़ा था एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड क्योंकि बेस था और एसिड से रिएक्शन कराई थी तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था। सेम उसी तरह बेस है और बेस के साथ में नॉन मेटल ऑक्साइड ले रहा हूं, तो मेटल ऑक्साइड अगर बेसिक है, बेस नेचर का है उसका, तो नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है, कभी कभी न्यूट्रल भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एसिडिक ही होता है, कुछ का न्यूट्रल भी होता है।
लेकिन हम लोग अभी यहाँ पर कौन सा वाला एग्जाम्पल लेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि एसिडिक है, जो कि एसिडिक है। कैसे पहचाने कौन सा नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है? तो बहुत आसान तरीका है, जो नॉन मेटल ऑक्साइड पानी में घुलने के बाद एसिड बना दे वो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलने के बाद कार्बोनिक एसिड बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटल ऑक्साइड एज वेल एज एसिडिक, क्योंकि वो एसिड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड पानी में घुलने के बाद सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी में घुलने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो ऐसी चीजें, ऐसा नॉन मेटल ऑक्साइड जो पानी में घुल के एसिड बना दे वो हम लोग एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बेस लेता हूं, जो किताब में पहले दिया मैं वो एग्जाम्पल ले रहा हूं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक है क्योंकि कार्बन इज नॉन मेटल, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड इज एसिडिक। और वो एसिडिक इसलिए है क्योंकि पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड को घोलोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस पानी मिलकर कार्बोनिक एसिड बन जाता है, जो कोल्ड ड्रिंक में भी होता है कार्बोनिक एसिड। इन दोनों की रिएक्शन, इन दोनों की रिएक्शन के बाद क्या बनेगा ये सवाल है। चलो देख लेते हैं। बेस है, ये एसिडिक है, तो बेस और एसिड आपको पता है रूल के अकॉर्डिंग, बेस एसिड जब भी मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस कैसे बनेगा, तो इसको देखो, कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस H2O, प्लस H2O, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ साथ H2O बनता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट पानी में घुलता नहीं है सही से, कैल्शियम कार्बोनेट पानी में नहीं घुलता। चौक को कभी घुला के देखो, चौक पूरी तरह से नहीं घुलता, पूरा व्हाइट हो जाता है पानी। तो ये पार्शियली सॉल्युबल है, पार्शियली इनसॉल्युबल है, और इसकी वजह से ये व्हाइट रंग का होता है। तो जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें अगर हम CO2 पास कराते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास कराने पर, CO2 पास कराने पर वो व्हाइट रंग का क्यों हो जाता है सॉल्यूशन, वो व्हाइट कलर का सॉल्यूशन क्यों हो जाता है? तो हम कहेंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से व्हाइट रंग का हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका कॉमन नेम क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है? तो आंसर है स्लेट लाइन। इसको नॉर्मली हम क्या कहते हैं? स्लेट लाइन। ये नॉर्मली हमारा स्लेट लाइन होता है। जो चूना करते हैं व्हाइट वॉश के दौरान घर में, जब चूना करते हैं तो जो पानी में चूना मिला हुआ होता है, तो पानी में चूना जो मिला हुआ होता है वो यही होता है। तो जो सॉल्यूशन है चूने का वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तुमने चूने को दीवार पे किया, दीवार पे चूना करने के बाद एक दो दिन में जब वो सूखता है तो उसके अंदर शाइनिंग आ जाती है सूखने के बाद। उसका रीजन है कि जो तुमने पेंट किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वो एक दो दिन के अंदर CO2 से रिएक्शन करेगा और बना देगा CaCO3। और ये जो CaCO3 बनेगा ये व्हाइट रंग का होता है, जिसकी वजह से वो चमक आती है चूने की। तो चूने की चमक एक घंटे के अंदर नहीं आती, एक दिन डेढ़ दिन लगता है, उसके बाद उसकी रियल चमक खिल के आती है। जितना अच्छे से CO2 से रिएक्शन करेगा उतना ज्यादा चमक आ जाएगी। हाँ, एक्सोथर्मिक होता है, चूने वाली रिएक्शन ज्यादातर एक्सोथर्मिक है। क्लियर है? बताओ बच्चों इन सबको। इसी में एक क्वेश्चन आता है लाइम वाटर, कि क्वेश्चन ये था कि CO2 को लाइम वाटर से पास कराते हैं तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, उसका रंग मिल्की हो जाता है, ऐसा क्यों? तो लाइम वाटर और स्लेट लाइम में फर्क क्या, पहले इसको समझो। ये जो स्लेट लाइम है ये चूना और पानी का सॉल्यूशन है, लेकिन ये ना ज्यादा ही गाढ़ा सॉल्यूशन है और ना ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बस एक नॉर्मल सॉल्यूशन है जिसमें चूना भी सही से है क्वांटिटी में और पानी भी सही से क्वांटिटी में। और लाइम वाटर के अंदर क्या होता है कि हद से ज्यादा पानी मिला दिया और चूना बहुत कम से कम है। जैसे 4-5 ग्राम चूना ले लूं और 4 बाल्टी पानी ले लूं, तो वहां पर चूना ना के बराबर है, तो उस वक्त जो सॉल्यूशन आएगा वो आपको कौन सा आ सकता है? लाइम वाटर। है तो उसके अंदर अभी भी केमिकल, लेकिन वो बहुत कम। तो लाइम वाटर, बहुत कम केमिक चूना वाला पानी को कहते हैं हम लोग लाइम वाटर, जिसमें पानी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है तो वो CO2 से रिएक्शन करेगा,
तो इसीलिए लाइम वाटर में जब CO2 पास कराते हैं तो इसके अंदर है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वो रिएक्शन करके यही सेम रिएक्शन बनेगा, और लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। हाँ, एक बच्चे ने पूछा फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर। फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर इज सेम एज CaOH ट्वाइस। यही स्लेट लाइम है, यही लाइम वाटर है, मगर फर्क, जब नॉर्मल सॉल्यूशन हो तो वो स्लेट लाइम, जब वो बहुत ही डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसे लाइम वाटर कहते हैं। नहीं, बच्चे लिख रहा है लाइम वाटर फॉर्मूला CaO, गलत। लाइम वाटर का फॉर्मूला वही CaOH ट्वाइस है। CaO जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम है। CaO जो होता है वो क्विक लाइम है। इसी को स्लेट लाइम, इसी को लाइम वाटर। जब पानी हद से ज्यादा मिल गया तो लाइम वाटर, जब पानी नॉर्मल रहा तो वो स्लेट लाइम, और पानी और कम कर दिया मैंने, बहुत ही ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन कर दिया, तो उसे भी हम कहते हैं स्लेट लाइम। ठीक है। अब इसी में ड्राई स्लेट लाइम, मॉइस्ट स्लेट लाइम, वो डिपेंड करता है पानी के हिसाब से, हम उसका नाम चेंज करते हैं। अरे यार, फिर एक बच्चा लिख रहा है लाइम वाटर का फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने अभी बोला तो लाइम वाटर का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसी को क्वेश्चन को और आगे कंटिन्यू करते हैं कि जब लाइम वाटर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराया तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बट जब एक्सेस CO2 पास कराते हैं, जब वो मिल्की एक बार बन जाए और फिर से CO2 और ज्यादा पास कराओ, तो कहते हैं फिर से वो कलरलेस हो जाता है, जैसा पहले था वैसे ही दोबारा हो जाता है। अब इसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन सुन लें कि जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, उसमें और ज्यादा अगर CO2 पास करा दें तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जो कि सॉल्युबल होता है पानी के अंदर, और जिसकी वजह से वापस कलरलेस हो जाता है। तो कलरलेस होने की वजह क्या है? कलरलेस होने की वजह यह है, दोबारा कलरलेस होने की वजह क्या है कि वो कैल्शियम कार्बोनेट फिर से बाइकार्बोनेट बन जाता है, और जो कि पानी में सही से घुल करके, तो लाइम वाटर जो मिल्की बना था वो वापस फिर से कलरलेस हो गया। अच्छा, लाइम वाटर का कोई रंग नहीं मानते, उसकी वजह वही है, सोचो 4 ग्राम चूना और 4 बाल्टी पानी, तो चूने का रंग क्या आएगा उस पानी के अंदर, इसीलिए उसको कलरलेस मानते। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बच्चों। तो सबको क्लियर है ये बेस की रिएक्शन? जैसे हमने एसिड में पढ़ा वैसे ही सेम टू सेम बेस में पढ़ा। अब कुछ पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं बेस के बारे में। जैसे बेस बिटर इन टेस्ट होता है, कड़वा होता है। जैसे बेस सोपी इन टच होता है, छूने पे साबुन जैसे फिसलता है। उसके अलावा रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसके भी सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रीजन फिर से वही, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयंस के फॉर्मेशन की वजह से, आयंस के बनने की वजह से बेसिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जैसे एसिड करता था। अगर आयंस नहीं बनते तो नहीं करता फिर कंडक्ट, लेकिन आयंस के कंडक्ट बनने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सबको क्लियर है बच्चों? लिखते चलो कमेंट बॉक्स में, फिर आगे चलते हैं हम लोग टॉपिक। लिख के बताओ बच्चों, क्लियर है सबको? हाँ, वो कहाँ गया योमन तंबोली? वो उसने वो नहीं कह रहा है, स्प्राइट क्लियर है।
का जवाब नहीं आ रहा। ठीक है, सबका क्लियर है। अब एक सवाल सुने। सवाल यह है कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो एसिड बेस के बीच में चल रही है, तो एसिड का मेन जो है वो हाइड्रोजन है। एसिड की प्रॉपर्टीज जो है वो हाइड्रोजन की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन जितना ज्यादा निकल रहा था एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो रही थी। ऐसे ही बेस में जितना ज्यादा OH निकल रहा था, बेस उतना ही तगड़ा होते जा रहा था। तो एसिड बेस की खासियत उसके H और OH पे डिपेंड करती है। तो एक क्वेश्चन था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन असलियत में किन के बीच में चल रही है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो एसिड और बेस की होती है वो किन के बीच में होती है, तो रियल में वो H और OH के बीच में है। उसकी वजह, क्योंकि एसिड का मेन पार्ट H है, बेस का मेन पार्ट OH है, तो न्यूट्रलाइजेशन जो न्यूट्रल हो रहा था वो एसिड के H और बेस के OH के आपस में मिलने की वजह से हो रहा था। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन H plus of acid and OH minus of base। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अरीनियस के हिसाब से, क्योंकि देखो हम लोग क्लास 10th में एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अरीनियस, जिसके हिसाब से H प्लस निकलना जरूरी है एसिड में और बेस में OH निकलना जरूरी है। लेकिन जब हायर क्लासेस में जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि जरूरी नहीं कि जो H प्लस हो निकलेगा तभी वो एसिड है। कितने सारे ऐसे भी कंपाउंड है जहां H नहीं है, हाइड्रोजन ही नहीं है, फिर भी वो आपके एसिड होते हैं। लेकिन अरीनियस के हिसाब से वो नहीं हो सकते। अरीनियस के हिसाब से H प्लस निकलना मस्ट है और बेस के लिए OH निकलना मस्ट। एक बच्चा लिख रहा है योर इंग्लिश माइंड ब्लोइंग। भाई मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। बिटवीन H प्लस ऑफ एसिड एंड OH माइनस ऑफ बेस, क्लियर सबको। अब इसके आगे देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के आगे, क्योंकि हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली एसिड और बेस की, तो एक टॉपिक है तुम्हारे चैप्टर में दिया हुआ कि एसिड के पास क्या कॉमन होता है। एसिड के पास क्या कॉमन होता है, तो एसिड के पास क्या कॉमन है। हर एसिड के पास ये कॉमन पॉइंट्स हैं कि उसके अंदर से H प्लस निकलता है जब उसे पानी में घोला जाए, और एसिड अपनी प्रॉपर्टी तभी शो करेगा जब उसमें से H प्लस निकलेगा। अगर किसी एसिड में से H प्लस निकले ही ना, तो क्या वो एसिड की तरह काम कर सकता है, तो आंसर होगा नहीं कर सकता, क्योंकि H प्लस है जो उसकी प्रॉपर्टी को शो करवा रहा है। तो इसी पर एक एक्सपेरिमेंट टाइप का क्वेश्चन है, वो मैं बताता हूं क्या है। HCl, HCl जो है इसका नाम ज्यादातर बच्चे बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, या कुछ कहते हैं इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका नाम कब हाइड्रोजन क्लोराइड है कब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये समझो पहले। जब ये HCl गैस की शक्ल में होता है, तो गैस की शक्ल में होने पर ये अपने अंदर से H प्लस आयन नहीं निकालता है, और जब ये H प्लस आयन नहीं निकालता है तो ये एसिड नहीं है, तो ये उस वक्त एसिड नहीं है। इसको हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये एसिड नहीं है, ध्यान देना। लेकिन जब इसी को पानी में घोलते हैं तो ये HCl लिक्विड एक्वस में बन जाता है, और ये HCl एक्वस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम है अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये एक एसिड है। तो फॉर्मूला दोनों HCl है, बट एक एसिड है एक एसिड नहीं है। ये एसिड क्यों है, क्योंकि पानी में घुलने के बाद HCl जो बना वो HCl अपने अंदर से पानी के अंदर H प्लस निकाल सकता है, और H प्लस निकाल सकता है, इट मींस वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है, और एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा तो वो एसिड है। बट ये गैस है, इसके अंदर से H प्लस नहीं निकलेगा, तो ये एसिड शो नहीं करेगा। ये अपना एसिडिक स्ट्रेंथ या अपना क्या है एसिडिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा।
हाँ, जब लिक्विड हुआ तो एसिड, वही बात है, पानी ज्यादा ले लिया तो एक्वस है, वरना नॉर्मली लिक्विड है। सही है बिल्कुल। इस पे एक न्यूमेरिकल इस तरह का दिया हुआ है कि एक लिटमस पेपर है, ये ब्लू लिटमस पेपर है। आपको मालूम है कोई भी एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। और इस ब्लू लिटमस पेपर पर हमने ड्राई एचसीएल सूखा हुआ एचसीएल गैस पास कराया। तो सूखा हुआ एचसीएल गैस पास कराने पर, क्योंकि वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता सूखा हुआ एचसीएल, तो क्या वो इस लिटमस पेपर के रंग को चेंज कर पाएगा? तो आंसर है नहीं चेंज कर पाएगा। वो जैसा था रंग वैसे ही रहेगा, क्योंकि ड्राई एचसीएल एसिडिक नहीं है, तो वो उसका रंग चेंज नहीं कर सकता। तो यहां पर कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन उसी की जगह दूसरा एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि एचसीएल गैस को ही अगर हमने भीगे हुए ब्लू लिटमस पेपर पर पास कराया, मॉइस्ट मतलब भीगा हुआ है, वहां पर थोड़ा सा पानी का मॉइस्चर सा लगा हुआ है, तो मॉइस्चर हो चाहे पानी हो, है तो H2O। और H2O अगर मौजूद है चाहे थोड़ा सा भी क्यों ना हो, तो वो HCl गैस उस पानी के अंदर H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, तो वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। और एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा तो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करा देगा रेड में। तो इसी वजह से यहां पर ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो जाता है रेड में। तो मॉइस्ट लिटमस पेपर पर कन्वर्ट हो जाता है, और जब मॉइस्ट नहीं हो तो कन्वर्ट नहीं होता। एमपी क्या है मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, मॉइस्ट पेपर होगा शायद, ये तो कहना चाह रहे हो। सबको क्लियर? और एसिड की कॉमन खासियत क्या है कि सबके पास H प्लस होता है। H प्लस होता है मतलब H प्लस निकलना पड़ता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि जिन कंपाउंड्स में आपको हाइड्रोजन दिख रहे हो वो एसिड ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे चीनी है, चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11, हाइड्रोजन 22 हाइड्रोजन है, बट वो पानी में घुलने के बाद H प्लस नहीं निकालता, तो इसीलिए वो एसिड नहीं है। तो H प्लस निकालना मस्ट है, तभी वो एसिड कहलाएगा। एक क्वेश्चन है, व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन? ये किताबों में क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर है H प्लस। सबके पास कॉमन क्या है? H प्लस। C6H12O6 ग्लूकोज, ये एसिड नहीं है, जबकि ये कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो हाइड्रोजन होने के बावजूद ये एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ग्लूकोज पानी में घुलने के बाद आपका H प्लस नहीं निकालता है, इसीलिए ये एसिड नहीं है। शुगर C12H22O11, शुगर सुक्रोज भी कहते हैं इसे, ये भी एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी हाइड्रोजन तो रखता है अपने अंदर, बट ये पानी में घुलने के बाद H प्लस नहीं निकालता। एक एग्जाम्पल और, एल्कोहल, इथेनॉल कहते हैं इसे, ये भी एसिड नहीं है, जबकि इसके अंदर हाइड्रोजन दिख रहा है, बट ये एसिड नहीं। C2H5OH के बारे में बता दूं, क्लास 10th लिखती है कि ये एसिड नहीं है, बट असल में ये वीक एसिड होता है। इसके अंदर से थोड़े से क्वांटिटी में H प्लस निकलता है, बहुत कम। ये नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट हाँ हल्का फुल्का H प्लस निकलता है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा कंसीडर हम लोग करते हैं बहुत ही वेरी 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 वीक एसिड में, हायर क्लासेस में। 12th क्लासेस में जाके हम लोग इसे पढ़ते हैं वेरी 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 वीक एसिड। और 10th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो इथेनॉल होता है वो एसिडिक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर से H प्लस नहीं निकलता। हाँ, एक बच्चे ने कहा एसिड में OH होता है। वो OH रेस्पेक्ट में लेते हैं, अभी जब मैं पीएच पढ़ाऊंगा ना तो वहां बताऊंगा कि H और OH वहां पर रेस्पेक्ट में आता है। और ये जो OH है ना, ये OH नहीं है। OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, वो अलग चीज है। ये OH हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में नहीं है, OH माइनस के फॉर्म में नहीं है। ये C2H5O माइनस अलग होता है, H प्लस अलग होता है इस फॉर्म में। एक बच्चा लिख रहा होता है बहुत कम। नहीं नहीं, ये वाला OH समझ गया मैं, उस बच्चे का क्वेश्चन ये था
कि इसके अंदर OH क्या दिख रहा है, तो ये OH असल में फॉर्मूले के अंदर है, ये OH माइनस नहीं है। क्लियर सबको? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? लिख के बताओ। हाँ, एक बच्चे ने लिखा इंक्रीज इन H+ आयन क्या एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ा देता है? तो सही बात है, जितना ज्यादा H+ होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी बढ़ती है, ये अभी पीएच में पढ़ेंगे। चलो सब आंसर लिख रहे हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है वो पीएच, तो हेडिंग लिखोगे पीएच। हाँ, नो सर, नो सर का मतलब समझ नहीं आया। अच्छा, नो प्रॉब्लम। हाँ, एक बच्चे ने पूछा क्या सर एसिड में OH- आयन होता है? तो असल में एसिड में OH नहीं है। एसिड जब पानी में घुलता है तो H+ भी निकलता है और उसी पानी के अंदर से OH भी होता है, तो उस सॉल्यूशन में कह सकते हैं हम OH रहेगा। देखो, एसिड जब पानी में घुला तभी तो एसिडिक सॉल्यूशन कहोगे, और उस एसिडिक सॉल्यूशन में H+ तो होगा ही क्योंकि एसिड घोला है तुमने। लेकिन क्योंकि एसिड को तुमने पानी में घोला है, तो पानी में जब एसिड आता है तो पानी भी आयोनाइज कर सकता है H+ और OH- में, तो उसकी वजह से OH- मौजूद हो सकता है एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। तो ऐसा नहीं कि एसिडिक सॉल्यूशन में OH नहीं हो सकता, OH हो सकता है, मगर वो OH कहां से आया होगा? पानी के अंदर से। वो OH एसिड के अंदर से नहीं आया होगा। तो हेडिंग लिखोगे पीएच। अब सुने पीएच के बारे में। कुछ बच्चे कहते हैं पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन, कुछ किताब इसे लिख देती है पोटेंस दी हाइड्रोजन, कहते हैं ये लैटिन वर्ड से आया है। कुछ किताब कहती है जर्मन वर्ड से आया है। ऐसा कुछ नहीं है। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंस दी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। ये पी एक मैथमेटिकल टर्म्स है जिसका मतलब होता है इनवर्स ऑफ लॉगरिथम, ना कि ये पोटेंस दी हाइड्रोजन एंड पावर ऑफ हाइड्रोजन से आया है। ये पी एक मैथमेटिकल वर्ड है और उसका मतलब होता है इनवर्स ऑफ लॉगरिथम, निगेटिव। वो बताऊंगा अभी लॉगरिथम क्या है। तो पीएच में छोटा पी है, कैपिटल एच है। छोटा पी है, कैपिटल एच है, कैपिटल पी नहीं है। अब ये दिया किसने था पीएच को? तो एक साइंटिस्ट था सोरेनसन। सोरेनसन ने तकरीबन शायद 1909 के करीब आसपास इन्होंने ये दिया था पीएच को। पीएच के उससे रेस्पेक्ट में ये उन्होंने बताया था कि पीएच ज्यादा होता है तो वो कौन सा केमिकल है, पीएच कम है तो उन्होंने इस तरह से एक स्केल बनाया था। वो स्केल था 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके 14 तक। लेकिन बच्चे फिर ये सोचते हैं कि पीएच इसका मतलब 14 से ज्यादा नहीं हो सकता या 0 से कम नहीं हो सकता, होता है, ठीक है। आगे हायर क्लास में जाके पढ़ोगे 0 से कम भी किसी किसी केस में आ सकता है और इवन 14 से ऊपर भी आ सकता है। लेकिन एक नॉर्मल स्केल जो 11-12 तक हम जाते हैं वो है 0, और 0 से कहां तक मैक्सिमम? 14 तक। तो पीएच स्केल हम लोग 0 से 14 तक रखते हैं। तो ये याद रखना, एकदम एग्जैक्टली 0 से 14 ही नहीं होता, 0 से कभी कभी कम भी आंसर आता है और 14 से ज्यादा भी आता है आंसर। ये तो वही बात हो गई कि सर स्केल जो होता है वो 30 सेंटीमीटर का ही होता है। वो अलग बात है कि कॉमन यूज में होता है, बट हो सकता तो उससे ज्यादा भी है ना। वैसे ही एक स्केल है, लेकिन ज्यादा केसेस में 14 के ऊपर नहीं है, एक दो केसेस में। जैसे यूरिया की फैक्ट्री, खाद की फैक्ट्री, वहां पर 15 पीएच तक का इस्तेमाल होता है। ओके, तो 0, 7, 14, 7 वाले को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। 7 वाले को हम लोग एग्जैक्टली कहते हैं न्यूट्रल है, ना एसिड है ना बेस है, बिल्कुल न्यूट्रल है। 0 से 7 के बीच वाले को हम लोग एसिड कहते हैं, और 7 से 14 वाले को हम लोग बेस कहते हैं। तो पीएच स्केल का सबसे पहला पॉइंट 7,
7 से कम वाले एसिड, 7 से ज्यादा वाले बेस। अब इनमें भी स्ट्रॉन्ग किधर, वीक किधर, तो इसका अंदाजा कुछ ऐसा होता है कि तकरीबन 0 से 7 के बीच में, मान लो ये 3.5 के करीब लगभग है, एग्जैक्टली नहीं है, और ऐसे ही ये तकरीबन 10.5 के करीब, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लगभग कह रहा हूं मैं 10.5 और लगभग उधर 3.5। ठीक है, तो इधर लास्ट वाले एंड में, लास्ट वाले एंड में उधर का साइड और इधर का साइड, ये स्ट्रॉन्ग का एरिया होता है। यानी पीएच जितना कम होता है उतना स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग क्या, एसिड। और पीएच जितना ज्यादा होता है वो भी स्ट्रॉन्ग का पार्ट होता है, लेकिन क्या, बेस। तो किनारे वाला एरिया जो है वो स्ट्रॉन्ग के लिए, किनारे वाला एरिया जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग के लिए। अब ये एसिड का पार्ट है तो इसलिए ये एसिड है, और ये बेस का पार्ट है तो ये बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सट्रीम पोजीशन पे लाई कर रहे हैं, इधर की तरफ और उधर की तरफ, और वीक वाले बीच में कहीं लाई कर रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, ये 7 से 10.5 के लगभग जो होगा वो वीक होगा, और इधर जो 3.5 से 7 है वो भी वीक होगा। लेकिन एसिड होगा कि बेस होगा ये डिपेंड करता है पीएच पर। अगर 7 से कम वाला है तो वो वीक एसिड होगा, क्योंकि 7 से कम एसिड होता है, और 7 और 10.5 के बीच वाला है तो वो वीक बेस होगा। तो कुल मिला के कहेंगे हम कि 7 के आसपास वाले एसिड बेस कमजोर होते हैं, और जो एक्सट्रीम किनारे पे होते हैं एसिड बेस वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है पीएच से कम, 0 से कम होगा तो निगेटिव हो जाएगा। बेटा निगेटिव है, 11th में ही न्यूमेरिकल कराएंगे हम लोग, निगेटिव वाला भी एक दो, बिल्कुल है। अब वही बात है ना, क्लास 10th के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, तो वहां पे हम लोग इतना ही रोकना पड़ता है अपना। क्लियर है सबको? तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे ये बताओ, इधर से इधर जाने पर, 0 से 14 जाने पर आपको दिख रहा है कि एसिड पहले स्ट्रांग था, फिर एसिड थोड़ा कमजोर हुआ, फिर बेस थोड़ा सा कमजोर निकला, और फिर बेस स्ट्रांग हो गया। तो अगर हम एसिड के बारे में कहें तो एसिड तो पूरी तरह से कमजोर हो गया इधर जाने पर। एसिडिक स्ट्रेंथ पहले स्ट्रांग थी, देखो स्ट्रांग थी, फिर कमजोर हुई, और कमजोर हो गई क्योंकि बेस आ गया यहां। तो हम ये कह सकते हैं ओवरऑल मिला के कि इधर से इधर जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इधर से इधर जाने पर एसिड की ताकत कम होती जा रही है, और 7 के बाद तो एसिड भी नहीं रहा, 7 के बाद तो वो बेस है। तो एसिड की ताकत कम हो रही है, वहीं बेस की ताकत देखो, ये कमजोर बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। मतलब आप जितना इधर पीएच बढ़ाते जा रहे हो, बेस की ताकत उतनी ही बढ़ती जा रही है। तो एसिडिक ताकत कम होने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, एसिडिक ताकत कम होने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? अरे बेटा मैं सब कराऊंगा। बारिश के पानी का पीएच क्या होता है, तुम्हारे पेट में खाना खा लो तो पीएच क्या होता है, अभी सब कराऊंगा। फिल्म का पोस्टर देखा बेटा, फिल्म तो देखो पहले, पोस्टर देख के चिल्लाने लगे कि कहानी क्या चल रही है सर, पहले शुरू तो होने दो। एक बच्चा कह रहा है सर मैंने मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, मैं देख लूंगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मैं चेक कर लूंगा भाई, माफी चाहूंगा अगर मैंने तुम्हें जवाब नहीं दिया है तो, मैं चेक कर लूंगा आज। सीमाब साकिब लिख रहे हैं बफर। बेटा बफर 11th क्लास में, 10th क्लास में बफर कहां से आया अभी? सर आपसे डाउट कैसे पूछें, मुझसे डाउट पूछने का तरीका मैंने बोला था, मैंने नंबर भी बोला था, वरना आप ड्रिफ्ट एकेडमी पे भी कॉल करिए, मेरा नंबर ले लीजिए, मुझ पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए, मैं आपको डाउट बता दूंगा। लेकिन डाउट रात के 3 बजे ना पूछें और एक्सपेक्ट करें कि सुबह 4 बजे मैं आपको रिप्लाई कर दूं, तो पॉसिबल नहीं। हाँ, आप मुझे डाउट का मैसेज कर दें, मैं आपको जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई करूंगा। एक बच्चा कह रहा है ये अभी ट्रेलर है, नहीं बेटा पिक्चर अभी बाकी है।
तो बस खत्म करते हैं जल्दी से इसको। एसिडिक स्ट्रेंथ घट रही है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो कुल मिला के कहें तो एसिडिक जब घटता है तो बेसिक बढ़ता है, यानी एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक दूसरे का कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं ऐसे लिखता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ आपस में कैसा प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्लियर है सबको? एक पॉइंट मैंने आपको शुरू में बोला था कि H+ जितना ज्यादा होगा, H+ आयन जितना ज्यादा होगा, मतलब हाइड्रोजन आयन जितने ज्यादा होंगे वो एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा, और OH- जितना ज्यादा होगा वो बेस उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन आयन पे, और बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है OH- आयन। ठीक है बच्चों? तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी हाइड्रोजन आयन पर, और बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी OH- आयन, और H+ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है OH-। ठीक है? तो आज का इतने ही रहने देते हैं हम लोग। हम लोग का टॉपिक पूरा हो गया। अब कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पीएच को सॉल्व कराना सीखेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं। और जो बच्चा पूछ रहा था बारिश, तो उसको अगले बार में बताएंगे कि बारिश में क्या होता है। और भी पूछना है, पेट में कैसा होता है, सब पूछ लो। टॉपिक चल रहा है आपका, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। तो लिख के था बच्चों, सबको क्लियर है? फिर खत्म करें क्लास। सर आपको अपना नंबर याद नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। आज मैं मोबाइल नंबर याद कर ही लूंगा अपना। शाम में कौन सी क्लास है ये भी पूछ लो। दोपहर में खाने में क्या आ रहा है बेटा? अभी शाम में बायो की क्लास है।